आपन के घर के आसपास में छत्तीसगढ़ी मन ला आप मन कहे सुने होइहा कि एह तेली ए मन तेल निकालथे। यानी साहू कुछ राठौर ये सब मन मिलके तेली हो जाते। चन्नाहू जेमन ला हमन चंद्रा भी लिखथन, ओहू मन के बारे में सुने होइहा। चंद्रा मन ला चन्नाहू कथे। वैसे ही जेमन बाल काटथे ते मन ला ठाकुर नऊ कथे। यादव मन ला राउत कथे। देवांगन जेमन कोष्टाए ओमन का करथे, बुनकर के काम करथे। ऐसे ही हमार छत्तीसगढ़ में अलग अलग मन के काम के आधार पर ओमन के जाति रखे गए हैं, जेकर जानकारी आप सब मन ला होना चाहिए। नहीं तो एदानी के मेंस में जैसे सवाल देहे रही से कि छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति के कुछ चार के नाम लिख देवा, नहीं पता रहती आप मन ला। इसी सब चीजों को हम आपके पास लेकर के आते हैं। छत्तीसगढ़ की जो तैयारी है वो आपके पढ़ने से नहीं होगी, छत्तीसगढ़ को जीने से होगी। जाति, संस्कृति, कला, इन सबको सीखिए। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं, सीखेंगे तो आपको इनको जबरदस्ती पढ़ना नहीं पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेंटर्स ज्ञान में। और आज का करंट अफेयर का वीडियो हम देखने वाले हैं, इसीलिए आपको जाति के बारे में बताया हूं, क्योंकि सबसे पहले हमारे कोस्टा जाति जिसको कहते हैं बुनकर समाज, इनका आज दिवस है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आज मनाया जा रहा है, जिसमें मेहनत अधिक है, मेहनताना कम है, लेकिन परंपरागत व्यवसाय है जो रोजगार का सहारा है। ये ऐसा माना जाता है कि भारत का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है। ठीक है, सबसे बड़ा कुटीर उद्योग होने का मतलब यह है कि जितने भी कुटीर उद्योग हैं उनमें सबसे मास में ये होता है। इसमें जितनी भी तरह की ये इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स को ही आप देख पा रहे होंगे कि अपने आप में उस समय की बड़ी कारीगरी थी, जिसके माध्यम से कपड़ों को बुना जाता है। छत्तीसगढ़ में जो कोसा सिल्क के बुनकर हैं उनका विशेष महत्व है, क्योंकि वो कोसा सिल्क यानी कपड़ा तैयार करते हैं। कटघोरा, जांजगीर चांपा, इन क्षेत्रों में यह बुनकर का काम किया जाता है। ठीक है, आज इनका दिवस है। आपको इस न्यूज से पढ़ करके ये देखना है कि छत्तीसगढ़ में कितने सहकारी बुनकर संस्थाएं हैं। ठीक, दूसरा इस पे पढ़ना है कि ये जो बुनकर कल्चर है वो छत्तीसगढ़ में किन क्षेत्रों में विशेष महत्व रखता है, इस कल्चर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। ठीक, अभी देखते हैं जो हथकरघा दिवस है। भारत का हथकरघा क्षेत्र सबसे बड़ा असंगठित आर्थिक गतिविधियों में से एक है। ये सबसे बड़ा कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। यह जीवंत भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व और संरक्षण करती है। जब ब्रिटिशर्स भारत आए थे तो यहाँ पर वो डेनिम के जींस या बाकी सारी चीजें लेकर के आए थे, लेकिन उससे पहले हमारे यही सभी काश्तकार होते थे जो भारतीय कपड़ा बनाने का काम करते थे। ठीक, इसके बाद भारत के हथकरघा कलाकार अपनी अनूठी हाथ से कताई, बुनाई और छपाई शैली के लिए विश्व स्तर में जाने जाते हैं। असम में सबसे ज्यादा हथकरघा उत्पादन होता है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। ठीक, हथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक, तो पिछला जो प्रदान किया गया था, पिछले साल तो कोई राज्य स्तर में पुरस्कार नहीं मिला था क्योंकि आचार संहिता लगा था। उससे पहले वाले वर्ष का आपको डेटा याद करके रखना चाहिए। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा किनको मिला और कमेंट में हमें बताइएगा। ठीक, ये लोकल बुनाई या फिर सूत कताई के बारे में आप देख पा रहे होंगे। इन्हीं से ही कपड़ा, इसी तरह से कपड़ा बनता है बुनकरों के माध्यम से। अगला न्यूज है, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना होगा। एक कहानी के तरह से मान लो आपके घर में रह रहे हैं और आपके एक पड़ोसी में ऐसा चल रहा है जो बहुत गरीब है। उनके घर में गरीब होने के कारण आए दिन लड़ाई चलता है। दूसरा ऐसा होगा जहां पे महिला पर अत्याचार होता है। ठीक है, तीसरा एक ऐसा देश होगा जहां के बच्चे ही अपने माँ बाप को मार के भगा दे रहे हैं। ऐसी स्थिति या ऐसे कंडीशन में जब आप रह रहे हैं और आपके घर में उतना ही सुकून और शांति है, तो आपको 2 मिनट के लिए ऐसा नहीं लगेगा अच्छा हुआ मैं इस घर में पैदा हुआ। 1 इंच इधर या 1 इंच इधर पैदा हो गया होता तो मेरे ऊपर बहुत दिक्कत आ जाती। समझ पा रहे हो? यही स्थिति आज भारत देश का हो गया है और आप सभी जो भारतवासी हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं। अगर भारत की सीमा के 1 किलोमीटर पश्चिम में पैदा हो गए होते तो पाकिस्तान में आप रहते कंगाल। ठीक है, और अगर उससे 1 किलोमीटर और आगे रहते तो तालिबान सरकार का आपको सामना करना पड़ता।
अगर आप पूर्व के साइड पैदा हुए होते तो जैसा अभी बांग्लादेश में चल रहा है स्थिति वो आप देख पा रहे हैं, दक्षिण में हुए होते तो श्रीलंका के जैसी आपकी स्थिति हो जाती, जो जब महिला राजपक्षे लोगों का सरकार आता है तो चीन के वो उधार में चले जाते हैं। ठीक है, वैसे ही मालदीव जो कभी भारत के साइड पे अपना समर्थन दिखाता है तो कभी चीन के तले वो भारत विरोधी हो जाता है। और दूसरा आपको देखना है तो म्यांमार जहां पे कब का तख्ता पलट हो चुका है वहां सैन्य सरकार आ चुकी है। नेपाल कभी भारत के साइड होता है, कभी होता है वो चाइना के साइड। और ऐसी ही स्थिति में इन सभी देशों की स्थिति खराब हो चुकी है। एक भारत ही है जो इस सब के बीच में संतुलन बना करके रख रहा है। भारत अगर अपनी फर्स्ट नेबर फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करता है तब वो इन्हीं देशों का मदद भी करेगा। और कंगालों की कैसे मदद कर सकते हैं आप? और भारत कोशिश कर ही रहा है कि हमारे आसपास में क्षेत्रीयता संतुलन बना रहे। ठीक, इसी से रिलेटेड है ये लेख जिसमें आप देख पा रहे हैं अपने बदहाल पड़ोसियों से घिर गया है भारत। ठीक, अब इस न्यूज को आपको कैसे पढ़ना चाहिए? तो ये जो न्यूज है आपको दैनिक भास्कर में आज मिल जाएगा। ये एक लेख है, इस लेख को पढ़ना है और आपको भारत की पड़ोसी राजनीति समझ में आनी चाहिए। पेपर नंबर 7 पार्ट 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो इंटरव्यू देने जाएंगे इस बार, जिनको लग रहा है उनका मेंस बहुत अच्छा गया है, उनको इस तरह के न्यूज पढ़कर रखना चाहिए। भारत की विदेश पॉलिसी कैसी है, इस पे आपके इंटरेस्ट ना होने पर भी सवाल आ सकता है, और इंटरेस्ट है तब तो डेफिनेटली सवाल आएगा। ठीक, इसमें आप इंडिया का मैप देख पा रहे होंगे। अभी ये मैंने आपको कंडीशंस बताए। पाकिस्तान में जो स्थिति है, अफगानिस्तान में तालिबान वाली स्थिति है, बांग्लादेश के बारे में कुछ वीडियो में मैं आपको पहले बता चुका हूं, म्यांमार में सैन्य सत्ता आ चुकी है, नेपाल खुद अस्थिर है, श्रीलंका की बात करेंगे तो थोड़ा थोड़ा अब स्थिर हो रहा है, इससे पहले बहुत अस्थिर था। वैसे भी अभी श्रीलंका बहुत कर्ज में डूबा हुआ है। बच गया मालदीव, तो यहाँ की स्थिति तो एक पोस्ट करने से इनका पूरा का पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है। समझ में आ गया आपको? ऐसी स्थिति से भारत घिरा हुआ है। अब भारत को अगर यहां से इन सभी की मदद भी करनी होगी नेबर फर्स्ट पॉलिसी के आधार पर, तब भी दिक्कत है। भारत को इन सभी जगहों पर विशेष कूटनीतिक निर्णय लेने चाहिए। ठीक है, जो कि भारत लेगा, डेफिनेटली सक्षम है। ठीक, ऐसे आपको इस न्यूज से पढ़ाई करनी थी। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में, जैसे आपको मैं कुछ दिनों पहले बता ही रहा था कि रायपुर में आकार करके छत्तीसगढ़ कल्चरल डिपार्टमेंट से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। वैसे ही महंत घासीदास संग्रहालय में ट्रांसजेंडर का डांस प्रतियोगिता चलाया गया जिसका नाम था सांझ। ठीक है, तृतीय लिंग समुदाय के कलाकारों ने यहाँ रंगारंग प्रस्तुतियां दी। परन और ठुमरी ने अपने अंदाज से जीता था दिल। तो आपको ये याद रखना है कि ट्रांसजेंडर से रिलेटेड जो डांस परफॉर्मेंस हुआ था या एक समारोह का आयोजन किया गया था जिसका नाम था सांझ, किस जगह पे हुआ था? तो महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में हुआ था। याद रखना है आपको, करंट अफेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज था, अगर ये कोई सवाल आता भी है तो इसमें याद रखिएगा कि इसमें दहेज का दंश या फिर बाकी जो सामाजिक मुद्दे हैं उनसे रिलेटेड भी डांस करके दिखाया गया था, जिसको आपको छत्तीसगढ़ की संस्कृति सेक्शन में तृतीय लिंगी यानी ट्रांसजेंडर्स का परफॉर्मेंस किया गया था। ये आपके आंसर्स की वैल्यू बढ़ा देगा। आगे बढ़ते हैं। जो एक आप पहले योजना पढ़े थे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, उसका नाम अब चेंज हो चुका है। इसकी जगह पर उद्यम क्रांति योजना आ गई है। चीजें वही है, नाम चेंज हो गया क्योंकि नई सरकार आई है। इसीलिए आपको अब जो योजना पढ़नी है युवाओं के लिए उसको उद्यम क्रांति के नाम से पढ़ना है। 25 लाख तक का लोन मिलेगा जिसमें 25% तक की सब्सिडी मिल रही है। ठीक है, तो 25% तक की सब्सिडी मिल रही है तो 25% का मतलब आपको 75% पैसा सिर्फ वापस करना रहेगा। ठीक है, अब युवाओं को 2 लाख रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए तक का लोन दिया पहले जा रहा था। ये कर्ज बैंक के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा था। इसमें सामान्य श्रेणी में 10%, अन्य को 15% और SC ST को 25% तक की सब्सिडी मिल रही थी। पिछले साल इस योजना में रायपुर जिले में कुल 112 आवेदन आए थे। विभाग को 40 इकाइयों का टारगेट था। विभाग ने 42 इकाइयों को 1 करोड़ 24 लाख का लोन दिया। ठीक है,
अब इसमें कुछ चेंज आ गया है, उद्यम क्रांति में लोन लेने की प्रक्रिया चेंज हो गई है। देखिएगा क्या है, तो ऐसा है कि जो भी ऋण लिया जाएगा उसमें 50% तक का सब्सिडी सरकार देगी, जिसके लिए कोई ब्याज नहीं देना रहेगा। मतलब आप अगर 100% लोन ले रहे हैं तो 50% ही आपको वापस करना पड़ेगा, बाकी सब्सिडी के रूप में सरकार दे देगी। ठीक। उद्यम क्रांति योजना के तहत पात्र युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। इस ऋण पर सरकार द्वारा 50% की सब्सिडी दी जाएगी, यानी केवल 50% आपको वापस करना होगा, और वो भी आप बिजनेस लगाने के बाद वापस करेंगे। मतलब युवाओं के बीच में स्वरोजगार के कल्चर को बढ़ाने का ये एक प्रयास है उद्यम क्रांति योजना। क्वेश्चन आ सकता है योजना के बारे में प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में, यहाँ से पढ़िए और इसके आंसर को आज के आज ही लिख लीजिए। जब आप मेंस के फॉर्म में आंसर को लिखते हैं तो प्रीलिम्स की तैयारी आपकी अपने आप हो जाती है। ऐसे किसी न्यूज से आपको कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। अब आप में से कुछ लोग हैं जो ये बोलते हैं कि मैं कुछ सोच ही नहीं पाता, मैं कुछ लिख ही नहीं पाता। उद्यम क्रांति योजना डैश 50% सब्सिडी देगा गवर्नमेंट, पुराना नाम लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए। इसके बाद किस लिए देगा, तो स्वरोजगार करने के लिए देगा, उद्यम लगाने के लिए देगा, ऐसे गवर्नमेंट का सहयोग मिलता है। केवल इतना ही तो लिखना है कॉपी में और आपको समझ नहीं आता, ऐसे ही प्लेन ही लिखा जाता है भाई मेंस के आंसर, वहां पे कोई ऐसा आपको 30 मार्क वाला काम नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स या वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट हो जाता है कि फिजी का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। सिर्फ इतना आपको जानना है इस करंट अफेयर के फैक्ट में। ठीक है, तो ये था आज का करंट अफेयर जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस किए हैं। कल फिर हम आपके पास करंट अफेयर का सेक्शन लेकर के आएंगे। तब तक देखिए आप कल्चरल डिपार्टमेंट का ये वीडियो। आपसे लेते हैं विदा। शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम विद्या राजपूत है और मैं एक ट्रांसजेंडर सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज हमारा ट्रांसजेंडर स्टेट कल्चर इवेंट जो है वो सफल हुआ, और जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिनके सहयोग से और जिनके प्रयास से ये कार्यक्रम सफल हुआ। साथ ही साथ मैं संस्कृति विभाग का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। जो ट्रांसजेंडर टैलेंट है वो समाज के सामने आया और सबका कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो कम्युनिटी का हौसला बढ़ाने के लिए मैं विभाग और सरकार का धन्यवाद करती हूँ।